औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी एक्रोसोमल रिएक्शंस इन मैमल्स में। आज अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पॉलीस्पर्मी के बारे में हिंट दिया था कि पॉलीस्पर्मी क्या होती है, और मैंने कहा था कि आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि पॉलीस्पर्मी क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलीस्पर्मी। जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पॉलीस्पर्मी क्या है, कैसे होती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी किस तरह होती है, फर्टिलाइजेशन किस तरह इनहिबिट की जा सकती है, और पॉलीस्पर्मी को किस तरह से इंड्यूस किया जा सकता है। ये थे आज के क्वेश्चन जिनको हमने डिस्कस करना था। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो फर्टिलाइजेशन जो भी हो, चाहे इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो चाहे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो, उसमें स्पर्म और गैमीट्स की फ्यूजन होती है। बट जो नंबर ऑफ स्पर्म्स या नंबर ऑफ एग्स हैं, मतलब कि जो नंबर ऑफ गैमीट्स हैं, एज आ मजमूई हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ गैमीट्स हैं वो डिपेंड करता है मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन पे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन, नंबर ऑफ गैमीट्स depends upon mode of fertilization। आप देखें, अब हमारे सामने है कि हमने डिस्कस किया कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जैसा कि सी अर्चन में हमने देखा, जो एक्सटर्नल मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन है उसमें नंबर ऑफ एग्स एंड नंबर ऑफ स्पर्म्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह उनमें हर्डल्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे कि मैंने बताया था, एक तो डिस्टेंस, पॉल्यूशन और प्रीडेटर, ये जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ये इनको थ्रेट्स हैं, ये इनकी नेचुरल पॉपुलेशन कंट्रोल में अहम किरदार अदा करते हैं। मतलब कहने का ये है कि इनमें नंबर ऑफ एग्स और स्पर्म पानी में आते बहुत ज़्यादा तादाद में है, बट जब फर्टिलाइजेशन के लिए आते हैं तो वो बहुत कम रह जाते हैं। इसी तरह जो हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ स्पर्म्स, इन केस ऑफ ह्यूमंस कह सकते हैं, वो तो मिलियंस की तादाद में होते हैं, बट जो नंबर ऑफ एग्स हैं वो लिमिटेड होते हैं। जैसा कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग रिलीज होता है फॉर फर्टिलाइजेशन। अब चाहे इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो चाहे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो, उसमें जो एग तक पहुंचने वाले स्पर्म्स हैं वो एक से ज़्यादा होंगे। जब एक से ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब क्या है, वो एक से ज़्यादा स्पर्म्स उस एग में जाके क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, पेनिट्रेट हो जाएंगे। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं पॉलीस्पर्मी का। पॉलीस्पर्मी किस वक्त होगी, जब एक से ज़्यादा स्पर्म्स एग तक पेनिट्रेट करने में कामयाब हो जाएंगे। क्या होगा पॉलीस्पर्मी, हम देखेंगे कि पॉली मीन्स मैनी and spermy mean sperms। अब देखें, अब हमें क्लियर हो गया कि पॉलीस्पर्मी का मतलब मैनी स्पर्म, बहुत से स्पर्म जो कि एक एग तक, सिंगल एग तक पहुंचते हैं और उनमें पेनिट्रेट कर जाते हैं। ये तो था हमारा पॉलीस्पर्मी। अब हम देखेंगे कि पॉलीस्पर्मी कब होती है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। अब हम नॉर्मल सी बात कर लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन के लिए एग और स्पर्म का फ्यूज होना बहुत जरूरी है। फर्टिलाइजेशन कब होगी, फर्टिलाइजेशन जब एग और स्पर्म आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। इसके नतीजे में क्या हो जाएगा, हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अब हम फर्टिलाइजेशन को जब डिस्कस करते हैं, हम अपने पहले ही लेक्चर से स्टार्ट से बात कर रहे हैं कि जो एग और स्पर्म है ये दोनों क्या है, हमारे पास सेल्स हैं। ये क्या है, हमारे पास सेल्स हैं, बट ये स्पेशलाइज्ड सेल्स है। कौन से सेल्स हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। ये ऑर्डिनरी जो हमारे पास सोमैटिक सेल्स हैं उस जैसे सेल्स नहीं है। अब जब ये उस जैसे सेल्स नहीं है तो इसका मतलब है ये जिन सेल्स से मिलकर बने हैं वो भी ऑर्डिनरी सेल्स नहीं होंगे, बल्कि वो भी स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे। अब ये किस सेल से मिलकर बने हैं, जो एग और स्पर्म है हमारे पास, ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं, प्रीमोर्डियल जर्म सेल। जैसे कि हमें पता है बैकग्राउंड नॉलेज से, जो एग और स्पर्म में नंबर ऑफ स्पर्म्स हैं वो क्या है, 1n है, रिड्यूस्ड है, और ये है 23। हर में एग में भी 23 और स्पर्म में भी 23। क्यों, हमें तो पता है कि जो सोमैटिक सेल्स हैं या ह्यूमन के सेल्स है, सेल कोई भी है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, 46 हैं। इसका मतलब उनमें क्या हुई, माइटोसिस के नतीजे में वो आगे बढ़े। बट जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं इनमें कोई एक खास सेल ऐसा है
एक डिप्लॉयड सेल ऐसा है जिसमें मियोसिस का प्रोसेस होगा और उसके नतीजे में क्या बनेंगे, एग और स्पर्म बनेंगे। वो सेल हमारे पास कौन सा है, जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल है। कौन सा सेल है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल, या इसे हम कहते हैं जर्म मदर सेल। इसे कहते हैं जर्म मदर सेल, मतलब जो इनके एग और स्पर्म के मदर सेल हैं वो हैं जर्म मदर सेल या प्रीमोर्डियल जर्म सेल। ये क्या है हमारे पास, 2n है। अब ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनमें सिर्फ यही ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनके अंदर मियोसिस का प्रोसेस होगा और उसके नतीजे में हमारे पास एग और स्पर्म प्रोड्यूस होंगे जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रह जाएंगे, हाफ रह जाएंगे। अब देखिए हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी स्पीशीज की। स्पीशीज ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है जो आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन के नतीजे में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। कैसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, जो कि उन जैसी ही हो, मतलब कि उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट्स जैसे ही हों और उनमें फर्टिलिटी की सलाहियत भी मौजूद हो। इसका क्या मतलब है, ये एग लेट कर ले, हमारे पास स्पर्म है, ये हमारे पास एग है। अब ये क्या होगा, फ्यूज होंगे फर्टिलाइजेशन के दौरान और जाइगोट बना देंगे हमारे पास। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, जाइगोट। ये फिर दोबारा इसकी तादाद कितनी आ जाएगी, 46। इनमें क्या होगा, मारूला स्टेज आएगी या डिफरेंट स्टेजेस जो भी आएंगे, इसके अंदर रैपिड माइटोसिस होगी, उसके बाद वही 46 क्रोमोसोम्स के बहुत ज़्यादा सेल्स बन जाएंगे, फिर उनमें गैस्ट्रुलेशन होगी, वो सेल्स डिफरेंट टिश्यूज में तब्दील होते जाएंगे। ये तो था जनरलाइज वे में, मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन किस तरह होती है। अब लेट करें जो जिसकी तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ वो पोलिस्पर्मी की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। अगर ये तो थी आइडियल कंडीशन, अगर हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास मियोसिस का प्रोसेस ना होता और एग और स्पर्म हमारे पास क्या होते, 46 क्रोमोसोम एग के पास होते, 46 क्रोमोसोम स्पर्म के पास होते, तो क्या बन जाता, ये 92 क्रोमोसोम के साथ एक जाइगोट बन जाता। फिर इसमें वही प्रोसेस रैंडम हमारे पास माइटोसिस होती, फिर वो गैस्ट्रुलेशन होती, इसी तरह सब 92। लेकिन ये देखें कि हमारे पास जो ओरिजिनल ह्यूमन बीइंग है उसके हर सेल में भी 46 क्रोमोसोम है। इसका मतलब क्या है, स्पीशीज की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि जो ऑफस्प्रिंग होनी चाहिए उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट्स जैसे होने चाहिए। अगर इसी को देखते हैं तो इसमें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये स्पीशीज नहीं है, तो इसका मतलब है ये सस्टेन नहीं रहेगी, ये क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये तो था ह्यूमन बीइंग के केस में। अब हम देखेंगे कि सी अर्चिन के केस में क्या होता है। हमारे पास ये था ह्यूमन बीइंग का केस, अब देखेंगे सी अर्चिन में। अब हमारे पास है सी अर्चिन, ये देखें सी अर्चिन में क्या होता है, 18 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे पास। ये 18 क्रोमोसोम एग के पास, 18 क्रोमोसोम स्पर्म के पास। अब ये फ्यूज होंगे आपस में, क्या कर देंगे, 36 क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग एक जाइगोट बना देंगे और ये फिर फर्दर प्रोसेस होगा। इसी तरह अगर इसमें भी क्या हो जाता है, सेम जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया कि इसमें ये 36 हो गए, ये भी 36 हो गए, और ये फिर क्या बना देंगे, हमारे पास 72 बना देंगे, इसमें भी वही केस होगा। अब हम जा रहे हैं पोलिस्पर्मी की तरफ। पोलिस्पर्मी एक्चुअली ये जनरलाइज प्रोसेस मैंने आपको बताया, पोलिस्पर्मी इससे थोड़ा डिफरेंट तरह का प्रोसेस है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास एनिमल सेल है, एनिमल सेल, इसमें सेंट्रियोल नहीं होते, और जो हमारे पास सी अर्चिन है उसमें क्या होता है, हमारे पास सेंट्रियोल मौजूद होते हैं। अब देखें जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास एक एग है, क्या है हमारे पास, लेट करें ये सी अर्चिन की बात करें, सी अर्चिन। अब एक एग एक ही है, इसके पास स्पर्म आ रहे हैं, 3 स्पर्म आ रहे हैं, लेट करें हमारे पास कितने स्पर्म आ रहे हैं, और ये तीनों इसमें पेनिट्रेट कर जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, अब जो ये एग है इसके साथ तीनों हमारे पास स्पर्म पेनिट्रेट करेंगे, उनका न्यूक्लियस इसके अंदर जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, अब इनमें जो हमारे पास माइटोटिक अपरेटस है, माइटोटिक अपरेटस, सेंट्रियोल, इसी तरह के दूसरी जो ऑर्गेनेलीज हैं उनकी तादाद क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब क्या होगा, क्योंकि इनकी जनरली हमारे पास हमें पता है कि जो हमारे पास इसका डिसेंडेंट आएगा उसकी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो इसके
पेरेंट सेल जैसे होंगे। लेकिन अगर ये 3 क्रोमोसोम इसके पास आ जाते हैं और ये माइटोटिक अपरेटस पे अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, माइटोटिक अपरेटस पे क्या होते हैं, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो जब इनके डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आएगा, सेल में ये कन्वर्ट होंगे, तो क्या होगा, हमारे पास ऐसे सेल्स बनेंगे जिसमें एक में 34 क्रोमोसोम्स होंगे, एक में 26 होंगे, एक में 28 होंगे। अब देखें जितने भी सेल्स ये बने तो इनकी तादाद इनके ओरिजिनल जो इनका पेरेंट सेल था उससे क्या है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब है जब ये डिफरेंट होगी तादाद तो ये स्पीशीज नहीं कहलाएगी और स्पीशीज की सर्वाइवल नहीं होगी, जो ये ऑफस्प्रिंग बने हैं उसकी सर्वाइवल मुमकिन नहीं होगी। ये था प्रोसेस। अब एक बात आपको बताता चलूं कि इसी को आगे बढ़ाते हैं कि जो पॉलीस्पर्मी है वो क्या है, पॉलीप्लॉइडी को लीड करती है। किसको लीड करती है, पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी लीड्स टू पॉलीप्लॉइडी, लीड्स टू पॉलीप्लॉइडी। अब देखें, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हमारे पास पॉलीस्पर्मी का प्रोसेस है वो कैसे प्रोसीड हो रहा है, उसको कौन एक्टिव करता है और सारे प्रोसेस किस तरह होते हैं। मतलब ये तो जनरल वे में तो हम देख चुके हैं कि एक वक्त में एक स्पर्म और एक एग फ्यूज होते हैं, उसको हमने फर्टिलाइजेशन का नाम दिया। लेकिन अगर एक वक्त में एक एग के साथ बहुत ज्यादा स्पर्म आके अटैच हो जाए तो उसको हमने पॉलीस्पर्मी का नाम दिया। पॉलीस्पर्मी को सबसे पहले रिपोर्ट किया था लॉरेंडा जॉफ ने। किसने रिपोर्ट किया था, पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी वाज रिपोर्टेड बाय लॉरेंडा जॉफ। लॉरेंडा जॉफ ने इसे सबसे पहले रिपोर्ट किया था पॉलीस्पर्मी को, और किस में रिपोर्ट किया था, सी अर्चिन में। सी अर्चिन में इसलिए हम मोस्टली इसके जो एक्सपेरिमेंट करते हैं क्योंकि ये एक तो इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है और खुद से हम कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, इसी वजह से। अब देखें, अब जो पॉलीस्पर्मी का प्रोसेस है ये तमाम स्पीशीज में मौजूद होता है। ऑल स्पीशीज हैव प्रोसेस ऑफ पॉलीस्पर्मी, प्रोसेस ऑफ पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी का प्रोसेस हर स्पीशीज में मौजूद हो सकता है और हर मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन में मौजूद हो सकता है। मतलब यह है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में भी मौजूद हो सकता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में भी ये मौजूद हो सकता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब देखें, अब ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया। अब इनको हम देखते हैं कि अगर तो पॉलीस्पर्मी हो जाती है, ठीक है, हमने देखा कि पॉलीस्पर्मी भी एक नेचुरल पॉपुलेशन कंट्रोल में अहम किरदार अदा करती है। जब पॉलीस्पर्मी होती है तो वो स्पीशीज मेंटेन नहीं रहती, स्पीशीज नहीं रहती, जो सेल्स बनते हैं वो क्या हो जाते हैं, अबॉर्ट हो जाते हैं, उनकी सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि नेचर ने ऐसी क्या कौन सी खुसूसियत सेल में या एग में रखी है जिसकी वजह से जो पॉलीस्पर्मी है वो ब्लॉक हो जाती है। अब जो हमारी मेन हेडिंग होगी हम डिस्कस करेंगे वो होगी ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, वो होगी ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। अब देखें, जो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी का मतलब है कि पॉलीस्पर्मी को रोकना। इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और सी अर्चिन, इन केस ऑफ सी अर्चिन दो तरह की ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी मौजूद है। कौन कौन सी मौजूद है हमारे पास, एक हमारे पास मौजूद है फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी और दूसरी हमारे पास मौजूद है स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। अब ये देखें, एक हमारे पास फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी है और एक है स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, इसका मतलब क्या है कि ये क्या होगी, इसकी रफ्तार बहुत क्या होगी, फास्ट होगी। जबकि ये स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी का मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल स्लो है, इसका मतलब ये है कि ये फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी की निस्बत स्लो है। फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी की निस्बत क्या है, स्लो है। अब हम देखेंगे कि फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी किस तरह होती है और स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी किस तरह होती है। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक टर्म बताता चलूं कि लेट करें ये हमारे पास क्या है, एक एग है, ये हमारे पास क्या है, एक एग है, इसके ऊपर एक रिसेप्टर साइट है जहां पे आके स्पर्म क्या होगा, अटैच होगा, यहाँ पे आके स्पर्म क्या होगा, अटैच होगा। अब ये देखें,
अब आपको टर्म बताता हूं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन में टर्म ये पढ़ी थी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं भी आपको बताता हूं। पोटेंशियल का मतलब देख लें आप, चार्ज, इसको क्या कर दें, चार्ज। और मेम्ब्रेन का मतलब, मेम्ब्रेन रेस्टिंग का मतलब ये है कि रेस्टिंग का मतलब ये होम्योस्टेटिक से फेज में मौजूद हो। मतलब ये है कि उसमें ना कोई मेम्ब्रेन के चीज अंदर कोई चीज एंटर हो रही है या मेम्ब्रेन से बाहर कोई चीज जा रही हो। हमें पता है कि जो एग की मेम्ब्रेन है ये एक सख्त मेम्ब्रेन है और इसके ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये खास खास चीजों को अलाउ करती है बाहर जाने में या अंदर आने में। क्या ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। मतलब ये है कि खास चीजों को रोक देती है और खास चीजों को क्या कर देती है, एक्टिव कर देती है। अब बताना ये चाह रहा हूं, जब तक ये स्पर्म एग तक नहीं पहुंचा और एग पानी में आ चुका है, स्पर्म भी आ चुका है, बट स्पर्म यहां तक नहीं पहुंचा, उस वक्त एग किस कंडीशन में मौजूद होगा। अब देखें कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जब यहां पर स्पर्म नहीं पहुंचा तो इसके अंदर डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स, इंजाइम्स, कोएंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट, डिफरेंट तरह के मटेरियल्स मौजूद हैं, ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में मौजूद है। मतलब ये है कि ये होम्योस्टेटिक कंडीशन में मौजूद है, ये काम कर रही है अपने अंदर इनसाइड, बट इसके बाहर कोई चीज नहीं जा रही, ना ही इसके अंदर कोई चीज आ रही है। ये सिलेक्टिव चीजों को जाने की इजाजत दे सकती है, वो भी अंडर सर्टेन कंडीशंस। वो देखेंगे हम कंडीशंस कौन सी होती हैं। अब क्या होगा, जब इसके अंदर एंजाइम्स, प्रोटीन, ये सब चीजें मौजूद हैं, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा के देखेंगे। बाहर सरफेस पे इलेक्ट्रोड लगाएंगे, इलेक्ट्रोड वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस होती है। क्या होती है, वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस। एक इसके अंदर इलेक्ट्रोड लगा देंगे। जब ये दोनों इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो हमें इसका फर्क पता चल जाएगा कि इनके अंदर चार्जेस का डिफरेंस कितना है। क्या है, चार्जेस का डिफरेंस कितना है। तो जब इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो हमें पता चलता है कि -60 मिली वोल्ट इसके अंदर चार्जेस का डिफरेंट है। मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि इनसाइड जो हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं उनकी तादाद क्या है, बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से यहाँ पे हमने -70 मिली वोल्ट लगा दिया। अब देखें, अब टर्म को गौर से देखें। रेस्टिंग का मतलब जब ये इसके अंदर कोई ना चीज मूवमेंट नहीं हो रही, ना कोई मटेरियल अंदर आ रहा है ना इससे बाहर जा रहा है, रेस्टिंग। मेम्ब्रेन का वही मेम्ब्रेन, पोटेंशियल का मतलब चार्ज। जब ना कोई चीज अंदर जा रही है ना कोई बाहर आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उस वक्त जो पोटेंशियल चार्ज है उनमें -70 मिली वोल्ट है, -70 मिली वोल्ट है। इसका मतलब क्या है, जो एग एज अ होल है, अब वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये है नेगेटिव। एग एज अ होल हमारे पास क्या है, नेगेटिव मौजूद है। अब देखें, अब जो हमारे पास इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जब एग से केमिकल्स गए थे, उन्होंने मैसेज दिया था स्पर्म को, स्पर्म अब पहुंच गया है एग के करीब, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, फ्यूजोजेनिक प्रोटीन जो कि हमारे पास मौजूद हैं, प्रोटीन्स के साथ अटैच हैं, वो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, स्पर्म आ गया हमारे पास। अब ये भी बताता चलूं कि जो इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बताया था कि एग के ऊपर हर जगह पे इसके रिसेप्टर्स मौजूद नहीं होते, एक खास जगह पे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर रिसेप्टर वाली साइड उसी डायरेक्शन में अगर स्पर्म आ रहा होगा तो तभी ये इसके साथ अटैच हो पाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है, स्पर्म लेट करें आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, स्पर्म आ गया, और ये फिलामेंट मौजूद है। क्या हमारे पास मौजूद है, जो एक्टिन से बना था फिलामेंट, एक्रोसोमल फिलामेंट। ये क्या मौजूद है, एक्रोसोमल फिलामेंट, एक्रोसोमल फिलामेंट। अब देखें, ये जब एक्रोसोमल फिलामेंट है, इसके इर्द गिर्द हमारे पास क्या लगे हुए हैं, ये देखें प्रोटीन है, फ्यूजोजेनिक प्रोटीन्स। ये कौन सी प्रोटीन्स हैं, फ्यूजोजेनिक प्रोटीन्स। ये हमारे पास है फ्यूजोजेनिक प्रोटीन्स, फ्यूजोजेनिक प्रोटीन्स। अब क्या होगा, जब ये इसके साथ आके अटैच हो जाएगा तो ये जो फ्यूजोजेनिक प्रोटीन्स हैं अपने इस रिसेप्टर साइट्स के साथ क्या हो जाएंगी, अटैच हो जाएंगी, मिल जाएंगी। मैंने आपको बताया था कि ये पिन पॉइंट रिएक्शन हो रहा है और ये रिसेप्टर साइट पे हो रहा है। जब कोई भी केमिकल अपने रिसेप्टर से आके अटैच हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर जो सेल के अंदर है, एग सेल है,
उसके अंदर जो डिफरेंट तरह के प्रोसीजर्स होने होते हैं जो कि ब्लॉक हो चुके होते हैं वो अनब्लॉक हो जाते हैं। अगर कोई एंजाइम है वो डीएक्टिव कंडीशन में मौजूद है, इस स्पर्म की जो हमारे पास प्रोटीन है अपनी रिसेप्टर साइट के साथ जब अटैच होती है तो ये इसको क्या कर देती है, इंटरनल मैकेनिज्म को एक्टिव कर देती है। अब क्या होगा, बहुत सी चीजें जो पहले हो रही होंगी वो ब्लॉक हो जाएंगी और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो पहले ब्लॉक थी अब वो क्या हो जाएंगी, अनब्लॉक हो जाएंगी। अब इस केस में क्या होगा, ये तो था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मैंने आपको बता दिया -70। अब जब ये इसके करीब आ गया और इसके साथ अटैचमेंट हो गई, क्या हो गई, अटैचमेंट हो गई रिसेप्टर और प्रोटीन की, रिसेप्टर और प्रोटीन की। इसके बाद हमारे पास स्टार्ट होगा एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या स्टार्ट होगा, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक्चुअली जिस तरह मैं आपको लेके जा रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी किस तरह होता है, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। ये सब चीजें बताने का मतलब यही है कि आपको समझा दूं कि फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी किस तरह होता है। अब देखें, जब ये यहाँ आके इसके साथ अटैच हुआ इंटरनल मैकेनिज्म ओपन हो गया, इसने क्या किया, जो इंटरनल एंजाइम्स थे उसको एक्टिव कर दिया। जब इंटरनल एंजाइम्स एक्टिव हुए तो यहाँ पे एग स्ट्रक्चर में मौजूद जो हमारे पास सोडियम चैनल्स थे वो क्या हो गए, ओपन हो गए। क्या हो गए, ओपन हो गए सोडियम चैनल्स। अब हमें पता है कि समंदर के पानी में जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है। जब ये सोडियम चैनल्स ओपन होंगे तो बाहर से सोडियम रश करेगी इनसाइड, बाहर से क्या करेगी, इनसाइड। अब देखें ये डायरेक्शन बता दूं कि जब ये रिसेप्टर और ये क्या प्रोटीन और रिसेप्टर मिलेंगे तो अंदर बहुत से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। ये एरोस बताने का मतलब ये। अब इसमें जो बेसिक था वो ये था कि सोडियम आयन चैनल जो है वो ओपन हो जाएंगे। जब सोडियम आयन चैनल ओपन हो जाएंगे तो सोडियम क्या हो जाएगी, अंदर शिफ्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अंदर शिफ्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जब सोडियम अंदर शिफ्ट हुई तो इसके फिर हमने देखा कि इसके अंदर सोडियम की बहुत ज्यादा मिकदार होगी। क्या होगी, बहुत ज्यादा, इनसाइड सोडियम की मिकदार क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। अब फिर हमने इलेक्ट्रोड लगा के देखे चार्ज को मालूम करने के लिए, वोल्टेज को मालूम करने के लिए। अब जब हमने यहाँ पे चार्ज को देखा, वोल्टेज मालूम की थी, तो अब जब हमने रिसेप्टर मिल गए किसके साथ, प्रोटीन के साथ, उस वक्त जब सोडियम आयंस एग के अंदर आ गए तब हमने इलेक्ट्रोड लगा के देखा तो हमने देखा कि हमारे पास जो वोल्टेज आ रही थी वो आ रही थी 20 मिली वोल्ट, ये आ रही थी। इसका मतलब क्या है, अब जो हमारे पास एग था उसके जो पहले नेगेटिव था अब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और एक बात आपको बताता चलूं कि जो हमारे पास एक्रोसोमल फिलामेंट है उसके ऊपर जो फ्यूजोजेनिक प्रोटीन है, क्या है, फ्यूजोजेनिक प्रोटीन है। जो फ्यूजोजेनिक प्रोटीन की नेचर है वो ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। वो क्या होगी, पॉजिटिव प्रोटीन नेचर होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है। अब देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, अब कुछ ना कुछ आप लोगों को समझ आ गई होगी जब ये मैंने पॉइंट बताया कि अगर इसकी फ्यूजोजेनिक प्रोटीन की जो नेचर है वो पॉजिटिव है और अब हमारे पास एग भी पॉजिटिव आ चुका है, एग भी पॉजिटिव बन चुका है, तो इसका मतलब है जो आने वाली प्रोटीन होगी उसके ऊपर फ्यूजोजेनिक प्रोटीन तो ऑलरेडी पॉजिटिव है और एक स्पर्म के अटैच होने तक ये भी अब एग पॉजिटिव हो चुका है। तो दूसरा जब स्पर्म आएगा तो एग उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा बल्कि उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका मतलब है ये फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी है। जब एक स्पर्म अटैच हो गया, एग ने खुद को पॉजिटिव कर लिया, दूसरा उसके साथ अटैच नहीं होगा। अब ये तो आपको समझ आ गई कि जब लेकिन कि ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा, लेकिन जब तक पहला स्पर्म नहीं आया था एग नेगेटिव था, लेकिन जब पहला स्पर्म आया, पहला स्पर्म के ऊपर जो फ्यूजोजेनिक प्रोटीन थी वो क्या थी हमारे पास, पॉजिटिव, एग क्या था, नेगेटिव। इन्होंने क्या कर दिया, अट्रैक्ट कर दिया। अट्रैक्ट करने के बाद एक अंदरूनी तौर पर एंजाइमेटिक चेंजेस आई, सोडियम चैनल ओपन हुआ, सोडियम अंदर रश हुई, इसमें वोल्टेज चेंज हो गई, +20 में आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास -70 से बढ़ के जो हमारे पास पॉजिटिव वोल्टेज +20 तक आ गई। अब ये देखिए कि नेगेटिव का 70 अब क्या हो जाएगा, सवाल हो गया, -70, -60, ऐसे -10, 0, फिर +10, +20 ऐसे पहुंच जाएगा। अब एक और बात देखें
कि ये तो हमने देख लिया कि ये नेगेटिव पॉजिटिव को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर देगा। जब दूसरा स्पर्म आएगा उसके ऊपर फिजियोजेनिक प्रोटीन जो होगी वो पॉजिटिव होगी, एग भी पॉजिटिव हो चुका होगा। अब क्या होगा, ये दूसरे जो स्पर्म है उसको रिपेल कर देगा। अब बताने का मतलब ये है कि एक खास वक्त तक तो ये ऐसा करता रहेगा। मैं आपको बताऊं कि जो फास्ट ब्लॉक पोलिस्पर्मी है वो विद इन 1 सेकंड स्टार्ट हो जाती है। कब स्टार्ट हो जाती है? विद इन 1 सेकंड स्टार्ट हो जाती है और कब तक रहती है? अप टू 2 मिनट्स, 2 मिनट्स तक रहती है। कब तक रहती है? 2 मिनट्स तक रहती है। और जो हमारे पास स्लो ब्लॉक पोलिस्पर्मी है वो क्या होती है? 1 मिनट में स्टार्ट होती है और प्रोलॉन्ग्ड होती है, बहुत अरसे तक रहती है। अब इससे हमें दो चीजें वाज़ेह हो गई। क्या वाज़ेह हो गया? अभी स्लो ब्लॉक पोलिस्पर्मी खत्म नहीं हुई हमारे पास, मतलब फास्ट ब्लॉक पोलिस्पर्मी खत्म नहीं हुई, स्लो ब्लॉक पोलिस्पर्मी का प्रोसेस क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। ये देखें, ये स्टार्ट हो जाता है। अब ये जरूरत क्यों पेश आई कि हमारे पास जो स्लो ब्लॉक पोलिस्पर्मी को लाया जाए? इसकी वजह ये है क्योंकि जो फास्ट ब्लॉक पोलिस्पर्मी है वो हमारे पास किसकी वजह से हुई? वो हुई आइंस की वजह से। किसकी वजह से हुई? आइंस की वजह से। कौन से आइंस की वजह से? सोडियम आइंस की वजह से। अब देखें, हमें पता है कि जो सोडियम आइंस है, आयोनिक रिएक्शंस बहुत तेजी से होते हैं, इसलिए ये फास्टली ये विद इन सेकेंड ये क्या कर देता है, इसको पॉजिटिव बना देता है, अंदर सोडियम रश कर जाते हैं। ठीक है, जो जो वक्त गुजरता है ये जो सोडियम है हमारे पास ये डिफरेंट कंपाउंड्स में भी तब्दील होती जाती है, ये एंजाइम्स को एक्टिव करती जाती है, इसकी अपनी तादाद क्या हो जाती है? कम होती जाती है। जब इसकी सोडियम आयंस की तादाद कम होती जाएगी तो उस सूरत में क्या होगा? फिर से वही जो हमारे पास नेगेटिव साइन है, नेगेटिव पोटेंशियल है अंदर, वो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? अब हमें कोई ऐसा परमानेंट हल चाहिए जिससे क्या हो, ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी हो जाए। इसी वजह से हमारे पास क्या होता है? स्लो ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब स्लो ब्लॉक पोलिस्पर्मी का प्रोसेस किस तरह स्टार्ट होता है? कुछ तो एंजाइम्स एक्टिव हुए थे, उन्होंने सोडियम को अंदर रश किया था। जो कुछ एंजाइम्स एक्टिव हुए थे उन्होंने कुछ ऐसे केमिकल्स बना दिए थे, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे कंपाउंड्स बना दिए थे जो कि क्या करते हैं, हमारे पास स्लो ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी में हेल्प आउट करते हैं। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि स्लो ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी का प्रोसेस किस तरह होता है। अभी हम ये देखते हैं कि मैंने आपको यहाँ तक तो समझा दिया कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस तरह था, फिर एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस तरह हुआ, और फास्ट ब्लॉक पोलिस्पर्मी का प्रोसेस किस तरह हुआ। अब एक बात आपको बताता चलूं कि ऐसा नहीं होता कि अचानक से एग और स्पर्म मिले और स्पर्म अंदर पेनिट्रेट हो गया। नहीं, जो सी अर्चिन का स्पर्म है वो तकरीबन 1 घंटे तक एग के साथ अटैच रहता है। क्यों अटैच रहता है? वो ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी का प्रोसेस कंप्लीट कर रहा होता है और इसके अलावा डिफरेंट एंजाइम्स को, कुछ को एक्टिव कर रहा होता है और कुछ को डीएक्टिव कर रहा होता है। फ्यूजन के लिए वो खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है। और इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जो स्पर्म है एग के साथ 24 आवर्स तक अटैच रहता है। ये थी यहाँ तक की डिस्कशन। अब नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा उसमें हम फास्ट ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी के तो आप पढ़ लिए, स्लो ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी पढ़ेंगे। अब यहाँ तक हमारी समझ में आ गई कि किस तरह ये सारा प्रोसेस हुआ, फास्ट ब्लॉक पोलिस्पर्मी किस तरह हुई। इसका मेन जो हमारे पास फैक्टर था वो सोडियम आयंस थे। अब सोडियम आयंस किस तरह अपना काम करते हैं ये सोचने की बात है। जो आयंस हैं वो क्या है? हाईली रिएक्टिव हैं। जब आयंस किसी भी चीज के अंदर एंटर होते हैं वो क्या कर देते हैं? उसकी पीएच चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पीएच चेंज। और हमने पहली क्लासेस में पढ़ा था कि जो पीएच चेंज इन पीएच, एंजाइम किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक भी कर सकती है, उसको एक्टिव भी कर सकती है। तो जब सोडियम आयन एंटर होंगे तो कुछ एंजाइम्स ऐसे होंगे जिनकी एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी और कुछ एंजाइम्स ऐसे होंगे जिनकी एक्टिविटी बहाल हो जाएगी। तो ये था सोडियम आयंस के हवाले से पीएच की चेंज। अब आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि जब सोडियम आयन इसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो सोडियम आयंस को अगर हम चेंज कर दें, ठीक है, अगर सोडियम आयंस को निकाल दें या उसको ऐड कर दें तो उससे कुछ खास तरह के इफेक्ट्स पैदा होंगे। उसी इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अब हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन इनहिबिट भी की जा सकती है और फर्टिलाइजेशन और पोलिस्पर्मी को इंड्यूस भी किया जा सकता है। वो किस तरह करते हैं ये देखें, बताता हूं आपको। ये देखें, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं
हमारे पास है फर्टिलाइजेशन कैन बी इनहिबिटेड, फर्टिलाइजेशन कैन बी इनहिबिटेड, फर्टिलाइजेशन कैन बी इनहिबिटेड, इनहिबिटेड। जैसे कि पहले बताया कि सी अर्चन को हमने इसलिए दिया क्योंकि उसको एक्सटर्नल मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन है उसका, और हम कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। लेट करें जो हमारे पास स्पर्म था वो पानी में गया और एग भी गया। एग में हमने क्या किया, सोडियम को पहले से इंड्यूस कर दिया। क्या कर दिया, सोडियम को पहले से इंड्यूस कर दिया, और इसका जो पोटेंशियल था उसको क्या कर दिया, +20 मिली वोल्ट कर दिया। क्या कर दिया, +20 मिली वोल्ट। अभी तक ये स्पर्म इसके पास पहुंचा नहीं था, हमने पहले इंड्यूस कर दिया ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें एग के अंदर सोडियम की मिकदार क्या थी, बहुत ज्यादा थी। ठीक है, अब जब स्पर्म इसके पास आएगा तो उस वक्त तक ये क्या बन चुका होगा, एग हमारे पास पॉजिटिव नेचर का बन चुका होगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जब ये एग इसके स्पर्म इसके पास आएगा तो स्पर्म के ऊपर जो एक्रोसोमल फिलामेंट के ऊपर जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं वो हमने पहले ही देखा था, वो है पॉजिटिव नेचर की। किसकी है, पॉजिटिव नेचर। और हमें फिजिक्स रूल के मुताबिक पता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब इस केस में क्या होगा, इन दोनों की अटैचमेंट नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन को हमने क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। ये थी। अब हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि पॉलीस्पर्मी कैन बी इंड्यूस्ड, पॉलीस्पर्मी कैन बी इंड्यूस्ड, पॉलीस्पर्मी कैन बी इंड्यूस्ड, पॉलीस्पर्मी कैन बी इंड्यूस्ड। ये देखें, अब ये किस तरह इंड्यूस होगी। लेट करें हमारे पास एग है और ये हमारे पास क्या है, स्पर्म है। अब इस केस में क्या होगा, स्पर्म इसके पास आ चुका होगा, इसके साथ अटैच हो चुका होगा। ये फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी का प्रोसेस यहाँ पे अकर हो चुका होगा। क्या होगा, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी यहाँ पे अकर हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे ये पहले नेगेटिव था, ये पॉजिटिव प्रोटीन इसके साथ आके बाइंड हो जाएगी, रिसेप्टर और प्रोटीन आपस में अटैच हो जाएंगे, पॉजिटिव, यहाँ से सोडियम एंटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सोडियम एंटर हो चुकी। अब क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम सोडियम के चिलेट्स इसके साथ ऐड करेंगे। क्या करेंगे, चिलेट्स। चिलेट्स का कंसेप्ट आपको देता चलो, ये होता है कोई भी चीज, ऐड करें कि ये एक टब है हमारे पास, इसके अंदर सोडियम पड़ी है, कोई ऐसा खास मटेरियल जो इस सोडियम के साथ अटैच होगा, इसको अपने साथ बाहर ले जाएगा। ये इसका क्या है, चिलेट। अब हम सोडियम के चिलेट्स ऐड करेंगे इस एग के अंदर, और सोडियम को क्या कर देंगे, रश आउट कर देंगे। क्या कर देंगे, रश आउट कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो सोडियम की मिकदार है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। इसके अंदर क्या हो जाएगी, ये एग की नेचर को फिर से क्या बना देगा, नेगेटिव नेचर का बना देगा। क्या बना देगा, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, एक स्पर्म तो इसके साथ अटैच हो चुका है और चिलेट्स अप्लाई करने के बाद सोडियम भी बाहर जा चुकी है। इसका मतलब क्या है, एग अब फिर नेगेटिव नेचर का बन चुका है। अब और जो दूसरा स्पर्म आएगा इसके साथ वैसे ही अटैच हो जाएगा और इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम पॉलीस्पर्मी को इंड्यूस भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। देखें कि नेचर ने कितने ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स रखे हैं। एक ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हर आने वाली लेक्चर और अपडेट आप लोगों तक पहुंचाई जा सके। एक शॉर्ट सा ओवरव्यू ले लेते हैं जिसमें आपको ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी बताऊंगा, और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह वो होगा स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी के हवाले से। अब ये देखें कि हमने बात की फर्टिलाइजेशन पॉलीस्पर्मी की, कि अगर एक एग के साथ बहुत ज़्यादा स्पर्म एंटर हो जाएं, उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएं। अब वो किस तरह पेनिट्रेट करेंगे वो मैंने आपको बताया कि पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का बताया कि जब स्पर्म अटैच नहीं हुआ था एग के साथ, उसके अंदर जो प्रोटीन, एंजाइम्स और दूसरी तरह के मॉलिक्यूल्स थे उनकी वजह से एग की नेचर नेगेटिव थी। बट जब फ्यूजोजेनिक प्रोटीन के ऊपर प्रोटीन अटैच हुई एग के साथ, तो दोनों अपोजिट चार्ज थे। ये एग नेगेटिव था और जो फ्यूजोजेनिक प्रोटीन थी वो पॉजिटिव, एक दूसरे अटैच हुए, और अंदर जब हमें पता है सब एक केमिकल और उसका रिसेप्टर एक दूसरे से मिलते हैं तो अंदर की मशीनरी ऑन हो जाती है। उसकी वजह से क्या हुआ, अंदर हमारे पास जो सोडियम आयन चैनल हैं वो ओपन हो गए।
सोडियम आयन चैनल ओपन होने की वजह से सोडियम ने अंदर रश किया, इसकी पीएच चेंज हुई, पीएच चेंज होने की वजह से कुछ एंजाइम्स की एक्टिविटी ब्लॉक हो गई और कुछ की एक्टिव हो गई। जब एक्टिव हुई तो हमने फिर इलेक्ट्रोड लगा के देखे, अंदर का जो हमारे पास सोडियम थी उसकी मिकदार ज़्यादा थी। अब जो इसका पोटेंशियल बन चुका था, वोल्टेज थी, वो +20 मेगा मिली वोल्ट थी। ठीक है, अब क्या हुआ इस केस में, ये जो हमारे पास एग था वो पॉजिटिव बन चुका था। अब जो नया स्पर्म आएगा हमारे पास, वो क्या करेगा, वो इसके साथ अटैच होने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी जो फ्यूजोजेनिक प्रोटीन की पॉजिटिव नेचर और अब जो एग बन चुका है उसकी पॉजिटिव नेचर एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये था हमारे पास फास्ट पॉलीस्पर्मी। फिर मैंने आपको बताया कि सोडियम आयंस का रोल किस तरह होता है और ये सारा प्रोसेस। फिर मैंने आपको दो प्रोसेस बताया कि फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट किया जा सकता है किस तरह, कि अगर हम क्या करें, पहले से मौजूद एग के अंदर सोडियम पहले से ऐड कर दें, यहाँ तक कि स्पर्म उसके करीब ना पहुँचाओ। ठीक है, फिर जब स्पर्म उसके पास आएगा, जो फिजियोजेनिक पॉजिटिव प्रोटीन और जो इंड्यूस्ड पॉजिटिव एग हम बना चुके हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दूसरा हमने पढ़ा कि पॉलीस्पर्मी कैन बी इंड्यूस्ड। पॉलीस्पर्मी किस तरह इंड्यूस की जा सकती है हमारे पास, कि अगर कोई सोडियम के चिलेट्स हम ऐड कर दें, एक स्पर्म जब एग के साथ मिल चुका हो, उस वक्त जब सोडियम बाहर हो जाएगी, उसका मतलब क्या है कि अब फिर से एग की जो नेचर है वो नेगेटिव हो चुकी है। जो नया स्पर्म आएगा उसकी फ्यूजोजेनिक प्रोटीन जो पॉजिटिव है, अब इस एग को दोबारा से क्या कर देगी, अट्रैक्ट कर देगी। तो ये था आज का लेक्चर। इसके रिगार्डिंग कोई भी इशू है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।